My first question to you, Professor Singh sir, why did you want to be a poet? No, I didn't want to be a poet. I just became one. मैं ऐसे कहूँ। देखिए क्या है कि मैं गांव देहात में रहा हूँ, वहीं से कविता के बीज भी मेरे भीतर पड़े और वो लोक साहित्य था जिसने मुझे पहले प्रभावित किया। वो जो लोक संगीत में सुना करता था और छोटी हमारे यहाँ गंगा नदी हमारे गांव के पास है, तो वहाँ स्त्रियाँ नहाने जाती हैं, सुबह जाती थी, अभी ठहर के कम हो गया। तो वो जो गाती थी सुबह सुबह, जो आधी नींद और आधी जागृत में आप सुनते हैं, तो वो इतना फैसिनेटिंग होता था। तो वो उसका बड़ा अद्भुत असर मेरे दिमाग। कब की बात? बहुत छोटा मैं रहा हूँ, आज से कुछ 7 छोटे की बात में कर रहा हूँ। तो वो जो म्यूज़िक और उसमें फिर उसके वर्ड्स ये सब मिलकर मुझे लगा कि समथिंग ये ऐसा अद्भुत है कि इसकी नकल करनी चाहिए। We try to imitate it. And I tried to write something first in my own language in which I didn't succeed. और फिर बाद में छोड़ दिया उसमें। वो लैंग्वेज का क्या था? भोजपुरी मेरी भोजपुरी। क्योंकि उस तरह की वो जो स्पॉन्टेनिटी होती है फोक राइटिंग में, वो मैं ला नहीं सकता था। मुझे लगने नहीं है तो गड़बड़। फिर आई लेफ्ट। उसके बाद क्या हुआ कि मैं काफ़ी अरसे बाद जब शहर आया, और शहर मैंने बनारस, वहाँ मैं पढ़ने के लिए आया। मेरी अर्ली एजुकेशन से फ्रॉम 4th ऑनवर्ड वहीं हुई, फिर एम ए PhD सब वहीं से किया मैंने। उस बीच फिर कविता से मेरा, यानी हिंदी कविता से मेरा परिचय हुआ। उसके पहले हिंदी कविता से मेरा उस तरह से परिचय नहीं हुआ। और वहाँ मैंने उस समय की जो हिंदी कविता बनारस में लिखी जा रही थी और आसपास लिखी जा रही थी, जो छायावाद, हमारे रोमांटिक पोएट्री में छायावाद कहते हैं, तो उस रोमांटिक पोएट्री के बाद जो कविता बन रही थी उसमें कुछ अच्छी आवाज़ है, तो उनको मैंने पहचानने अलगाने की कोशिश की, जिसमें बार बार मैं कहता हूँ ये उदय इसको जानते हैं, त्रिलोचन शास्त्री जी इनकी बगल में है, इसमें डेथ बेड पर है, तुम्हारे बगल में रह रहे आजकल। हाँ, उनको शायद एडमिट कर दिए गए तो यहीं पे हैं वो मेरे काव्य गुरु, और उनसे मैंने अच्छी कविता की समझ और अच्छी कविता की पहचान हासिल की। उनका बेटा मेरे साथ पढ़ता था, 1 साल जूनियर था, तो एक हॉस्टल में रहते थे, तो अक्सर आते थे वो। उनकी बातों से मैंने हिंदी कविता निराला और निराला के बाद की कविता तारसप्तक, जो हमारी एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है हमारी कविता के इतिहास में, मॉडर्न पोएट्री के इतिहास में, तो तारसप्तक की कविता और कुछ और दूसरे कवियों से पहली बार परिचय मुझे कौन हुआ, तब लगा कि मुझे ये लगा कि ये धारा है जिसमें कविता को जानना चाहिए। उस तरह की कविता से परिचय प्राप्त करने के बाद वैसा कुछ लिखने की मैंने कोशिश की। शुरू में पहले छंद में लिखता था, बाद में उन्हीं कहने पर छंद छोड़ दिया मैंने, और फिर गीत, थोड़े गीत मैंने और गीत भी छूट गए। उसके बाद से लिखने का जो क्रम बना, खास तरह की हमारे इसको नई कविता कहते थे, आज जिसको समकालीन कविता कहते हैं, तो उस कविता से मेरा क्रमशः जुड़ाव बढ़ता गया। मॉडल कोई एक मेरा नहीं था, कोई एक मॉडल उस पीरियड में अगर मैं चुनना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि मैं जब BA का विद्यार्थी था, या इंटरमीडिएट अंतिम वर्ष का, ठीक है याद नहीं हुआ, उस समय अचानक एक दिन एक किताब मेरे हाथ लगी, जिस किताब का नाम था तो मॉडल। तो फिर ये क्या? एक मिनट, त्रिलोचन जी मेरे गुरु हैं जी। मॉडल तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनसे सीखता मैं बहुत रहा हूँ। अदरवाइज उनकी कविता से कम, उनकी बातों से ज़्यादा। हालांकि वैसी कविता, उनकी जैसी कविता मैं नहीं लिख सकता। उस सरलता के बारे में एक बड़े कवि ने लिखा है कि सरलता का आकाश था जैसे त्रिलोचन की कविता है, शब्द तो वो तो मेरे लिए असंभव है, वो तरह कविता मेरे लिए संभव है, मैं लिख ही नहीं सकता। लेकिन उनकी बातों से और उनके गाइडेंस से बहुत सीखना, अपने को काट छाट करके ध्यान देना, तो वो काव्यगुरु का रोल था जो मैंने अदा किया। जो मैं कह रहा था कि एक दिन अचानक मेरे हाथ एक पुस्तक लगी, ये बात होगी 53 में भी
कॉन्टेम्पररी लैटिन अमेरिकन पोइट्री, जिसमें पहली बार उदय के प्रिय लेखक बोर्खेस का नाम मैंने देखा, एक कथाकार के रूप में नहीं, कवि के रूप में। और कविता उसकी बड़ी सी, मुझे अब तक कविता हाथ करती है। पहला परिचय मैंने उसको, वो तो दुनिया आप जानती है, उसके महान गद्यकार के रूप में, कथाशिल्पी के रूप में, कवि भी है, पर उससे बड़ा वो गद्यकार बन गया। वहीं मैंने नेरुदा की पहली बार आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग ए मैन ये कविता पढ़ी थी, जिसके बाद मैंने हिंदी अनुवाद किया। शायद ये कविता थी जिसने पहली बार मुझे एक बिल्कुल नए ढंग की कविता, नई संवेदना, आज की कविता, हमारे समय की कविता का मुहावरा, इडियम, उसमें बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो शायद वो एक टर्निंग पॉइंट मेरी जिंदगी में, मेरी कविता। What is the usual process you adopt before writing a poem? देखिए, बहुत संक्षेप में ये कहूँगा, कोई एक बनी बनाई प्रक्रिया मैंने रची हो, बनाई हो, ऐसा नहीं। रचना प्रक्रिया के मामले में मैं ये नहीं मानता कि उसमें कोई सीधी बात की जा सकती। ये रचना प्रक्रिया शब्द मुझे परेशान करता है। वो लगभग कोई अंधे कुएं में झांकने की तरह होता है। वो भीतर जो कुछ चलता है वो लगभग एक अंधे कुएं की तरह है, जिसके बारे में हम ठीक ठीक नहीं कर सकते। लेकिन ये बात कहूँगा, अगर प्रक्रिया की बात, बाहर कविता जब आती है और उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है उसकी करनी हो, तो मैं यूँ करूँगा कि मैं करता क्या हूँ, और ये आजमाई हुई और लंबे समय से जांची परखी हुई एक पद्धति है जो अभी मैं अपनाता हूँ कि कविता बनी, कभी पूरी कभी अधूरी, पूरी को भी पहले मैं अधूरी ही मानता हूँ और उसको फिर डाल देता हूँ और कुछ समय के लिए उसको ऑब्लिवियन में छोड़ देता हूँ। एंड देन आफ्टर गैप, कई बार वो गैप महीनों का भी हो जाता है। एक दो कविताओं के केस में तो साल डेढ़ साल का गैप भी हो, जैसे ये बाघ कविता, इसमें भी गैप लंबा, तो वो फिर देन आई टेक इट अप और उसमें धीरे धीरे फिर मैं वो जो, उसमें दोनों रोल होता है, आपका वो इंस्पायर्ड मोमेंट प्लस योर इंटेलेक्ट, ये दोनों मिलके काम करते हैं। उस समय अपना क्रिटिक भी मैं हूँ और अपनी कविता का सर्जक रचयिता भी, दोनों का, और देन वो सब मिला के पोइट्री फाइनल शेप देती है, पोएम फाइनल शेप देती है। मेरी प्रक्रिया ये है। थैंक यू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू डिस्टिंग्विश बिटवीन पोइट्री एंड नॉन पोइट्री, कविता और अकविता, जो कविता नहीं है, वो दोनों में कैसे आप फर्क? मैं यहाँ अपनी महान भारतीय काव्य परंपरा को याद करूँगा, जहाँ ऐसा कोई फर्क करने की बाध्यता कभी महसूस नहीं की गई, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों को काव्य कहते हैं। काव्य शब्द व्यापक हमारे यहाँ होता था, जिसमें कविता जिसको हम कहते हैं वो भी है, और कविता से इतर जो चीज़ें होती हैं वो भी काव्य है। यानी बाणभट्ट भी कवि थे, जबकि महान गद्यकार थे वो। और लेकिन एक बात कहूँ, एक सेकंड, मैं किसी बनी बनाई परिभाषा का कायल नहीं हूँ, तो चक्कर में नहीं पड़ूँ। परिभाषाएं हमेशा मिसलीड करती हैं, इसलिए कविता की कोई परिभाषा अलग है और गद्य की कोई अलग है। ये इस तरह का बंटवारा मेरे मन में नहीं, मेरा ये है कि कविता और जो कविता नहीं है, मेरे मन में एक सीधी सी उसको लेके जो धारणा बनी हुई है कि अभिव्यक्ति का वो स्तर, एक्सप्रेशन का वो लेवल जहाँ हर शब्द अद्वितीय होता है, यानी जिसकी जगह दूसरा शब्द ले ही नहीं सकता। गद्य ये छूट देता है कि एक शब्द है तो वहाँ पर उसकी जगह दूसरा शब्द हो सकता है। कविता ही छूट नहीं, अच्छी कविता छूट नहीं देती, खराब कविता देती होगी। हर अच्छी कविता में शब्द अद्वितीय रूप से अपनी जगह होता है, केवल वही शब्द वहाँ हो सकता है, दूसरा उसको रिप्लेस कर ही नहीं सकता। तो जहाँ एक्सप्रेशन का वो धरातल ये सुविधा न दे कि आप एक शब्द को बदलकर उसका पर्यायवाची शब्द या वो जैसा कोई और शब्द रख सके, वो उस तरह की अभिव्यक्ति मेरे लिए कविता है। वो इस तरह की अभिव्यक्ति जिसको हम गद्य के नाम से जानते हैं, उसमें भी कई बार है मेरे लिए। इसीलिए मैं कहूँ कि बाणभट्ट महान कवि है, उसकी कविता में गद्य की गंभीर
गद्य की लंबी पंक्तियाँ हैं, लेकिन उन लंबी पंक्तियों में इतना बड़ा काव्य है कि मेरे लिए वो कालिदास से कम बड़ा काव्य कवि नहीं है अपने कभी। उधर बहुत सारी कहानियों में कविता तो कवि है, महत्वपूर्ण कवि है, लेकिन साथ ही कहानियों में बहुत ऐसे प्रसंग मिल सकते हैं जहाँ मैं जिसको मैं कविता करना चाहूँगा और कविता की सारी ऊँचाइयाँ दिखाई पड़ेगी। इसलिए मैं कोई बहुत वाटर टाइट कंपार्टमेंट दोनों में नहीं बनाना चाहता। शेक्सपियर का खैर वो तो कविता बहुत नज़दीक पड़ने वाला उसका ऐसे नाटक है, लेकिन उसके नाटकों में महान कविता भरी हुई है, इसकी बंदियाँ भरी हुई है। इसलिए इस मामले को खैर छंद में लिखा हुआ सब कुछ काव्य नहीं होता, ये सब जानते हैं, तो नहीं है। छंद कविता का एक बार काव्य नहीं, रूप भी नहीं है। गद्य में कविता बन सकती है और हमारे समय ने सिद्ध किया कि महान कविता गद्य में संभव हुई है, और इसलिए गद्य और कविता के बीच की दूरी काफ़ी थी। मैं आपकी बात जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फंडामेंटल मिसकंसेप्शंस अबाउट पोएट्री irritates you and how do you like to correct or refute them? क्या फंडामेंटल मिसकंसेप्शंस क्या है जो जिसके लिए आपको गुस्सा आता है कभी? एक मिनट, एक तो मैं किसी भी कॉन्सेप्शन शब्द से मुझे राज है ये मिसकॉन्सेप्शन, कविता कॉन्सेप्शन या मिसकॉन्सेप्शन नहीं बनती है। कविता बनती है जाहिर है कि उसके पीछे जो अनुभव रूप है, एक रचनाकार का एक संवेदना है, अनुभूति है, विचार भी उसमें उसके, ये सब मिलकर एक घुलावट जैसी है, एक रासायनिक घोल जैसा है। मुझे परेशान जो कर दिए जो चीज़ कि अगर कोई कवि कविता में फिलॉसफाई करने की कोशिश करे, एक्सरसाइज फिलॉसफी क्रिएट करने की कोशिश करे, जी जी मैं उदाहरण कहूँ शंकर निपन की बहुत सारी बात की कविताएं इसलिए ख़राब लगती हैं कि वो उसमें खास तरह की फिलॉसफी पैदा करने की कोशिश करते हैं। जब भी कविता फिलॉसफी बनने की कोशिश करती है तो इरिटेट करती है। दूसरी बात कि कविता रहे, वो कभी भी इतनी लाउड ना हो कि वो स्लोगन के निकट पहुंच जाए, मैं ये मानता हूँ। इसलिए और टेंडेंसी जिसको कहते हैं, यानी कविता बहुत अधिक स्वदेशी कविता, एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख के अगर कविता लिखी जाएगी तो मिसलीड करेगी, वो कविता से कहीं और आपको ले जाएगी। ऐसा जब भी को दिखाई पड़ता है तो एक पाठक के रूप में मैं परेशान हूँ। थैंक यू। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता आपके पास मुझे मेरी बात मुस्कुरा रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा हुआ? नहीं एकदम बहुत अच्छा रहा। नहीं, मुझे बल्कि याद आ रहा है कि वो ये लगभग एक तरह का रिजेक्शन है सारी तरह की। जैसे कॉलेज के बारे में नहीं था कि वो जब से फिलोसफर हुआ वो कभी नहीं रह गया। हमारे यहाँ मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी ट्रेंड है ये। हाँ। कि वो दर्ज तो वो मुझे परेशान, मुझे लगता है शायद विचारधारा भी नहीं बल्कि कविता जो विचार देती है वो कविता का ही विचार होती है। वेरी राइट, वो विचार है, विचारधारा नहीं। हाँ, विचारधारा विचार में फर्क करना ये मान के चलते हैं। चलो समाप्त करें। कविता कैसे आपके पास आती है? How does a poem come to you? अब आज की मैं गालिब होता जैसे बियर आ रही है तो और आते आती है, बियर जल्दी नहीं आई कविता भी आते देखिए क्या है कि अच्छा भाई कविता का ना ये हर कवि का अपना अलग अलग होता है। उदाहरण कहूँ आपको कि एक मेरी कविता है माझी का पुल, ये मुझे कुछ बहुत ही प्रिय पसंद है। तो माझी का पुल के बाद जैसे वो मेरे गांव के पास एक नदी पर पुल है, गंगा और सरजू के जहाँ मिलन होता है। मुझे भिखारी ठाकुर वाली है बहुत से आई है। तो क्या हुआ था, मैं चंडीगढ़ और माझी पुल में कोई संबंध, चंडीगढ़ गया था मैं, और वहाँ पर की एक सिमिलरिटी अचानक कई सादृश्य आपको अच्छा आप समथिंग रिजेंबलिंग समझ आता अचानक घटित हो तो फिर आप एक दूसरी दुनिया पहुँच जाते। तो वहाँ क्या हुआ कि चंडीगढ़ से बाहर निकलो तो वो जो शिवालिक हिल्स हैं उनकी रेंज दे, और शाम की रोशनी जब उसे पड़ रही हो तो शिवालिक रेंज की वो ब्यूटी होती है, अद्भुत होती है पहाड़ियाँ। वो देखा मैंने तो एकदम से मुझे अपने गांव का दूर से देखा हुआ माझी का पुल, लाल लाल वो रे पुल का जो मेहराब है उसकी होती थी दूर से दिखाई। हम लोग गाँव से देखते थे, मेरा क्या उसको कहें मेरा ऊपर नहीं वो जो अच्छा और अच्छा पुल के ऊपर जो आच्छादन होता है अच्छा लाल लाल रहता है, तो उस पर जो सूरज रोशनी पड़ती थी
याद ही करें, वो तो ऐसे ही हम लोग गाँव में अपने पुल को देखा करते थे, वहाँ से लग रही ये तो इसको लेके कविता। तो उस दिन कविता का जन्म हुआ एकदम विपरीत परिस्थिति में, एकदम अलग परिवेश। इसलिए कोई एक बना बताया तो ज़ाहिर नियम नहीं होता इसका। गालिब अगर होता वो भी नहीं करता है, तो गालिब ने बड़ी दिलचस्प बात कही थी। लेकिन गालिब ने कहा, सुनो उदय, गालिब ने जो कहा था कविता कैसे आती है, मैं रिपीट करना चाहूँगा, शायद हर कवि पर भी लागू होता हो, महान गालिब पर तो खैर 100% लागू होता है। आते हैं गायब से, अदृश्य से, कहीं और से आते हैं गायब से, ये मजामी ख्याल में। ये जो चीज़ें मेरे ख्याल में आ रही हैं, जो इमेजेज आ रहे हैं, जो बहुत सारी सीनरीज आ रही हैं, मेटाफर्स आ रहे हैं, आते हैं गायब से, उधर से आते, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, आई डोंट नो। और फिर कहा कि आते हैं गायब से ये मजामी ख्याल में, गालिब शरारे खाम नवाए सरोश है। ये जो मेरे कलम का हिलना है, शरारे खाम मैंने कलम, तो ये मेरी कलम की हरकत है, हिल रही कागज पर, तो ये क्या है? ये फरिश्ते के पंखों का हिलना है। अरे वाह, ये फरिश्ते के पंखों का हिलना है, जिसका कंपन दिखाई पड़ रहा है मेरी कलम में। तो मैं वहाँ से मेरा सृजन लोग जुड़ता है उस लेवल से। तो आते हैं गायब से ये मजामी ख्याल। हर राइटर का अपना टाइप होता है अलग। गालिब पर शायद गायब और ज़्यादा बढ़ रहा होगा, लेकिन एक छोटा मोटा गायब हम सबका होगा। वंडरफुल, बहुत अच्छा, ग्रेट। हाउ डज द टाइमलेस अपील कम टू पोएट्री? जैसे टाइमलेसनेस इज समथिंग व्हिच इज येट टू बी टेस्टेड बाय टाइम इटसेल्फ। एक कविता टाइमलेस कैसे बनती है, ये कोई स्वतः सिद्ध, पूर्व सिद्ध बात नहीं। ये पंक्ति धीरे धीरे वो, मैं ऐसे कवियों को याद करूँगा जो जिनकी तो एक लाइन सिर्फ साहित्य संसार जानता, दूसरी जानता ही नहीं। मैंने उदाहरण के लिए मैं नाम लूँगा, हमारे कवि हो गए संत पोएट, सेंट पोएट कुम्भन दास। कुम्भन दास को एक बार कहते हैं बादशाह ने बुलाया, अकबर ने, गए बेचारे, लेकिन अकबर ने उनको बुलावा तो भेजा, अकबर अपने दरबार तक उनको ले जाइए तो संभव नहीं था। फिर वो गए, और जब गए तो एक सेंट को दरबार तक जाने में क्या परेशानी हुई, क्या पीड़ा हुई, इसका वर्णन उन्होंने 2 लाइनों में किया। और सिर्फ 2 लाइनें शायद जानता हूँ जो अमर हो गई है, जो मैं जिनको सार्वकालिक कहूँगा। और स्टेट और पोएट का रिश्ता कहा, मुझे को याद हुई बनते हो, संतन को कहाँ सीकरी सुखा, मैं संत ठहरा, मुझे राज दरबार से क्या काम, सीकरी राज दरबार, हमको राज दरबार से कहीं, ये कहाँ फंस गया मैं। और आगे की पंक्ति बहुत है कि आवत जात पनहिया टूटी, वहाँ तक जाते जाते तो मेरा जूता ही टूट गया, मेरे पैर का वो मामूली सा जूता मेरे पैर में था, चलते चलते वो मेरा खिस के टूट गया मेरा जूता। और अगला कि बिसर गयो हरिनाम, मेरे पास 2 चीज़ें थी, पैर में एक छोटा सा पतला सा जूता था, वो भी टूट गया, और जो सर्वोच्च था मेरे पास राम नाम, वो भी मैं भूल गया। तो राम नाम भी गया, सर्वोच्च भी गया, निकृष्टम भी गया। स्टेट इसी के लायक, ध्वनि इसमें है कि स्टेट इस लायक भी नहीं है कि उसके नाम पर जूता तोड़ा जाए, जूते को घुसने दिया जाए। वो ये अमर पंक्तियां हैं स्टेट और सर्जक के रिलेशन पर। बहुत बड़ा, ये है टाइमलेसनेस, ऐसे बनता है, अपने आप बन जाता है, और इसको हिंदी साहित्य ने स्वीकार कर लिया है महात्मा। तो इसका मतलब है कि द फंडामेंटल एंड द एसेंशियल ऑफ द नेचर ऑफ द पोएट्री आप मानते हैं, वो समय के अनुसार बदलता नहीं है। बदलता है, बिल्कुल बदलता है, और समय के अनुसार कवियों का मूल्यांकन बदलता रहता है। अगर ऐसा ना होता तो आज जो हम जिस रूप में कबीर को देखते हैं, जयसी को देखते हैं, ये आज से 300 साल पहले नहीं था। कबीर थे हमारे बड़े संत थे, लेकिन कवि के रूप में उनका जो बड़प्पन है वो बाद में चल के साबित हुआ। हमारे समय में ऐसा कुछ है जो जिसको कबीर ज़्यादा अपील करते हैं,
ये टाइम के अनुसार हो जाएगी। इसलिए हर समय अपने कवि को फिर से खोजता है, एक ही कवि को बार बार खोजता है, वरना हर समय एक ही शेक्सपियर, एक ही कालिदास या एक ही कबीर की बार बार व्याख्या नहीं करनी पड़ती। गोज ऑन मीनिंग, देयर इज नो एंड टू मीनिंग, जस्ट गोज ऑन। What is the most important thing in poetry according to you? That अच्छी कविता वो है जो चारों से बंद नहीं, जिसने बाहर के लिए अपने, हम बन गए, हमारा एक संपूर्ण ढांचा तैयार होगा, अब इसका बाहर की दुनिया से कुछ देना देना नहीं है। इन इटसेल्फ पोएट्री कंप्लीट है। जैसे उदाहरण को हमारे यहाँ बिहारी एक कवि बहुत अच्छी कवि थी, लेकिन उन्होंने कविता की दुनिया को ऐसा चौकस बंद कर रखा है। अच्छी कविता वो है जो आने वाले समय के लिए अपने थोड़े से छिद्र छोड़ देती है अपनी पूरी बनावट के भीतर, ताकि आने वाला समय आवे और ज़रूरत पड़े तो अपनी मीनिंग उस पर डाल दे, प्रक्षिप्त कर ले। ये छूट, ये फ्लेक्सिबिलिटी, वो लचीलापन जो कविता देती है, वो ऑन गोइंग पोएट्री होती है। वो एक समय के साथ रुक नहीं जाती, ठहर नहीं जाती, वो हर समय में समय के साथ अपना रिश्ता बनाते हुए अपने को भी और समय को भी बदलते हुए चलती रहती है। ऐसी इस कविता को हम महान या कालजयी या क्लासिक कहते हैं। What is the relationship between poetry and truth? बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल का उत्तर देने में जो परेशानी इसलिए होती है कि मैं ट्रुथ को कोई बनी बनाई चीज़ नहीं मानता। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मान लेने से बहुत सारी समस्या हल हो जाती है, लेकिन ऐसा मानने में कठिनाई होती है। एक मॉडर्न मैन होने के नाते मेरे अपने डाउट्स भी हैं, और उन डाउट्स और अपनी थोड़ी सी आस्थाएं दुनिया में और संस्कार पर दुनिया से इधर भी कई बार होता है इस प्रकार, वो संस्कार भी मेरे हैं बदबूद मेरे भीतर, उनके भीतर टकराव होता रहता है। इसलिए ट्रुथ कोई बनी बनाई चीज़ है जिसके साथ साहित्य एक रिश्ता बनाता है, देन इट प्रूव्ड इट्स ब्यूटी एंड अदर थिंग, ऐसा नहीं मानता। सत्य को अचीव करना पड़ता है हर पोएट को, इसलिए हर पोएट का अपना सत्य होता है। मैं बुद्ध की उस महान पंक्ति का कायल हूँ जिसमें उन्होंने कहा, जब बुद्ध से आनंद ने पूछा कि भंते अंतिम संदेश क्या है, तो अंतिम संदेश महान संदेश है, वो मेरे लिए एक बुद्ध का दिया हुआ संदेश भी है कवि के रूप में, वो ये कि अत्त दीपो हो, अपना दीपक खुद बनो। कोई ऐसा सत्य नहीं है मैं कह दूँ कि तुम वहाँ पहुँच जाओ, तुमको अपना सत्य खोजना होगा। हर कवि अपना सत्य खो लेता है। बहुत अच्छा। और ये मेरी ये महान रचनाकार भी करते रहे, हमें जैसे रचनाकार भी यही कोशिश करते हैं। बड़ा रिलेशन नहीं, मैं मानता हूँ कि शून्य में कविता नहीं लिखी जाती। मैं एक कल्पना करता हूँ कि जैसे आप लिख रहे हैं, मैं लिखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि एक स्लेट पर लिख रहा हूँ, और उस स्लेट पर बहुत सारे सेंटेंसेस पहले से लिखे हुए, हमारे पहले से दूसरों ने लिख रखे हैं। पूरी स्लेट लिखी हुई भरी पड़ी है। एक कवि को उन्हें लिखी हुई पंक्तियों के बीच में अपने लिए स्पेस खोजना पड़ता है। दैट इज माई ट्रेडिशन। उस स्लेट पर लिखा हुआ सारा का सारा हमारा ट्रेडिशन है। उस ट्रेडिशन के भीतर मैं अपनी जगह खोलता हूँ, उससे लेता भी हूँ, कई बार उसे मिटाता भी हूँ, तोड़ता भी हूँ, और फिर उसके भीतर अपनी जगह बनाता हूँ। कविता इसीलिए प्रभावज होती है। मैं शब्द जो गढ़ा मैंने अभी, जो प्रभाव से पैदा होती है, हमने जो गेन किया अपने ट्रेडिशन से लिया, उसके भीतर से एक नई चीज़ पैदा होती है। इसलिए शून्य से कुछ नहीं गेन करते हैं, हम गेन करते हैं सबसे बड़ा ट्रेडिशनल जो चीज़ है हमारे पास, वो शब्द हमारा नहीं है। शब्द लंबे समय से आ रहा है। एक शब्द मैं मान लीजिए वृक्ष शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इस वृक्ष का इस्तेमाल वाल्मीकि ने भी किया था, कालिदास ने भी किया था, भक्त कवियों ने किया था वैसे। और उस एक वृक्ष शब्द पर कितनी छापें पड़ी हुई, स्टेम्स लगे हुए, मैं इस्तेमाल करता हूँ तो वो सारी छापें उस वृक्ष शब्द पर हैं। और वो केवल मेरा शब्द नहीं है, वो एक पूरी परंपरा से छन कराया हुआ शब्द है। देन
उसके साथ बिल्कुल अपने समय के निर्धारिता बनाता हूँ, लेकिन सब कुछ लिए बनाता हूँ। कृष्ण के साथ एक बहुत विलक्षण रिश्ता संस्कृत का, मैं इसको ज़रूरी रिश्ता समझता हूँ। उससे टकराओ, जो अग्राह्य है, लेने लायक नहीं, छोड़ दो। लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो लेकर तुम आगे बढ़ना चाहोगे, बढ़ना चाहिए, क्योंकि कविता में वो गूंज, वो ताकत नहीं पैदा होगी जब तक वो परंपरा के गतिशील जो तत्व हैं डेवलप करते हो, जो परंपरा के अपने उनके साथ जुड़ाव नहीं बनेगा तो कविता में ठोस रचना, वो इको नहीं पैदा होगा, क्योंकि हमारे शब्दों से वो इको परंपरा से छन कर आए हुए इको है, जिसका हम अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं और फिर अपनी कविता में उस तरह का इको पैदा करते हैं। मैं बहुत ज़रूरी रिश्ता समझता हूँ परंपरा के साथ कविता का, परंपरा का अनुकरण नहीं, टकराते हुए उसके प्रति एक क्रिटिकल व्यू रखते हुए भी जो कुछ ग्राह्य लो और जहाँ तक उसने पहुँचाया है वहाँ तक उसको स्वीकार करो, आगे उसके बढ़ने को। ये है तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है कि रचनाकार का परंपरा का। राइट। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अभी जो विश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रहा है, जो उनका जो असर पड़ता है समाज में, क्या पोइट्री उस असर को हम इनकार नहीं कर सकते, वो है हमारे समय की वास्तविकता है। और जाहिर है कि वैश्वीकरण का जो अपना प्रभाव है, और शायद निगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम हो, ऐसा मेरा एक बना बनाया सा एक मेरे मन में जो प्रतिक्रिया हो गई है। तो एक तो पहला होता है मेरे मन में रिएक्शन ये होता है कि जब भी मैं ग्लोबल उसके बाद सुनता या करता हूँ, जैसे मैं शंघाई में था, अभी शंघाई से कुछ दिन पहले लौटा हूँ, तो शंघाई शंघाई चीन नहीं है, शियान छोटा शहर है लेकिन वो चीन लगा, शंघाई चीन नहीं। दिल्ली भी मुझे भारत कम लगती, तो मुझे भाग के गाँव जाता मुझे अच्छा, तो वो कहीं हमारे पहले नहीं जाता था, अब जाने लगा। मैं भी जाता हूँ, तो हमारा जो देशी एक स्वरूप है और वैश्वीकरण, इनके बीच कोई संतुलन जैसे कुछ होती नहीं, लेकिन एक रिलेशन दोनों के बीच रहे, एक तनाव, टेंशन, वो टेंशन हमारे जैसे भारतीय कवि की नियत है। हमारा एक पाँव वहाँ है, दूसरा पाँव में ग्लोबल विलेज जैसी स्थिर परिस्थिति पैदा वहाँ पर रखे हुए हैं। हम विशुद्ध रूप से ग्लोबल होकर शायद साहित्य को जिंदा नहीं रख सकते। कल्चर का संबंध मिट्टी से, आबो हवा से बहुत ज़्यादा है। उस आबो हवा के भीतर, यानी हम उस बीज की, देसी बीज की तरह है साहित्य, जो लंबे समय तक उत्पादन की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो जो कल्टिवेटेड बीज है वो एक समय के बाद अनुरोध हो जाते हैं, फर्टाइल नहीं रह जाते हैं। लगभग इस प्रकार की स्थिति मैं देखता हूँ अपनी स्थिति, और ये जो सो कॉल्ड ग्लोबल ढांचा बन रहा है उसके पीछे। थैंक यू वेरी मच।